हेलो डियर, आपका स्वागत है इस वीडियो के अंदर। इसके अंदर हम करने वाले हैं भाई साहब कंसेप्ट लेक्चर 2 एसपी सीपी एमपी, यानी कि कुल मिलाकर प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, इनके बेसिक क्वेश्चंस। इससे पहले भी हमने बेसिक क्वेश्चंस किए हैं, आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैंने बना दी है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट तीनों प्राइसेस को लेकर, एसपी सीपी एमपी, और इनके बीच में जो तीन रिलेशंस हैं उनको लेकर। ठीक है, अभी उस अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग करेंगे, थोड़े से दूसरे नज़रिए से देखेंगे। ठीक है, आपको मज़ा आ जाएगा इस लेक्चर के अंदर। कई क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनको हम 5 से 10 सेकंड के अंदर निपटा रहे होंगे। ठीक है, मतलब हम ऐसा मेथड चूज़ करेंगे, दूसरे मेथड से करोगे तो उसमें टाइम लग जाए। ठीक है, तो चलिए बिल्कुल पेन, नोटबुक और अपना दिमाग, तीनों चीज़ों को लेकर बैठें। ठीक है, यहाँ पर अटेंशन दें। जैसे दुकान पर आप जितने रुपए दोगे उतने का आप सामान ले सकते हो। अब वीडियो लेक्चर्स के अंदर क्या होएगा, आप जितनी अटेंशन मुझे दोगे ना उतनी लर्निंग ले सकते हो। यहाँ पर सीखने के लिए करेंसी क्या चलती है, सीखने के लिए करेंसी चलती है क्या, अटेंशन। तो ये नहीं है कि सिर्फ वीडियो को देख रहे हैं, बीच में कुछ और भी टाइम पास कर रहे हैं, तो उतनी ही लर्निंग होगी जितना एक दूसरा बच्चा पूरी अटेंशन देकर सीख रहा है। नहीं होगी, वो सीखने की जो करेंसी है उसमें ज़्यादा दे रहा है, वो ज़्यादा अटेंशन दे रहा है। कोर्स तो आपने ले लिया है, अब इसको यूज़ करना किसके हाथ में, आपके हाथ में है। तो कई बच्चे यूज़ भी करेंगे लेकिन साथ में खाना भी खा रहे हैं, कुछ और भी कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने करना क्या है, आपने दिन में 15-16 घंटे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, भले ही आप 7-8 घंटे पढ़ो, 6 घंटे पढ़ो, है, लेकिन प्योरली पढ़ो। है, बाकी जो काम करने हैं, फ़ोन चलाना है भाई, हेल्थ के ऊपर ध्यान देना है। जब हेल्थ के ऊपर ध्यान दो तो प्योरली ध्यान दो हेल्थ पे, फ़ोन को घर पे छोड़ के जाओ। है, एक्सरसाइज वगैरह, योगा वगैरह पूरा वो करो। जब एंटरटेनमेंट करनी है, मान लो कोई मूवी ही देखनी है, तो रिलैक्स होकर आराम से मुंह हाथ पैर धो के टीवी पर देखते हो या लेट कर देखते हो, आपकी आदत है, उस पर ध्यान दो। फिर पढ़ाई वढ़ाई की टेंशन को छोड़ो, पूरा एंटरटेन करो। फिर बाद में जब पढ़ाई का वक्त आएगा फिर पढ़ाई को देखेंगे, फिर बाकी सारी चीज़ों को छोड़ देंगे। तो ज़िंदगी को शिद्दत से जीने का तरीका है ये। फिर हर एक फील्ड में आप सेटिस्फाई होके काम कर रहे होगे, एंटरटेन भी सेटिस्फाई होगे, पढ़ाई भी सेटिस्फाई होगे, तो खुश रहोगे ज़िंदगी के अंदर, अंदर से खुशी निकलेगी। ठीक है, तो स्टार्ट कर दें फिर। चलिए जी, तो सबसे पहले मैं आपको ये कंसेप्ट बताने वाला हूँ, इसे लिख लो। इसे हम कैसे देखेंगे, ऐसे हम लिखेंगे, ये लिखा क्या हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। परसेंटेज के अंदर मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था। मान लो हमारे पास एक वैल्यू है, हमारे पास कोई भी वैल्यू है और इसको मैं 10% बढ़ा दूँ, इसके अंदर मैंने कुछ परसेंटेज चेंज कर दिया और यहाँ पर एक वैल्यू आ गई, नई वैल्यू 10% बड़ी वैल्यू यहाँ से। फिर इसको मैं 20% बढ़ा दूँ, इसको मैंने 20% बढ़ा दिया, फिर एक नई वैल्यू आ गई, इससे भी बड़ी वैल्यू आ गई मान लो। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 2 परसेंटेज के चेंज किए हैं, पहले वाला ये और दूसरे वाला ये। ठीक है, हमारी इनिशियल वैल्यू ये थी बिल्कुल स्टार्टिंग में, उसके अंदर मैंने 2 परसेंटेज के चेंज किए, हमारी फाइनल वैल्यू ये आ गई। तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर ऐसे 2 चेंज हो परसेंटेज के अंदर और आप उनका कंबाइंड इफेक्ट जानना चाहो, आप ये जानना चाहो कि मैं सीधा ये कितना परसेंट बढ़ गया, कि ये सीधा कितने परसेंट बढ़ गया, इन 2 चेंजेस के कारण ओवरऑल परसेंटेज पर कितना असर पड़ा, तो डायरेक्टली हम 10 और 20 तो जोड़ नहीं पाते। इनको क्यों नहीं जोड़ पाते, क्योंकि 10% इसका है, 20% इसका है। डॉलर और रुपए को थोड़ी जोड़ेंगे, अलग अलग बेस की परसेंटेज हैं, उनको थोड़ी ना हम जोड़ सकते हैं। तो मैंने आपको 3 तरीके बताए मेनली इस चीज़ को निकालने के। क्या तरीके बताए, अगर आपको 2 या 2 से ज़्यादा परसेंटेजेस का कंबाइंड इम्पैक्ट देखना है, जो वो सक्सेसिवली हो, एक वैल्यू पर हुआ, फिर नई वैल्यू पर हुआ, फिर नई वैल्यू पर हुआ, चाहे कितने भी हो। एक तो मैंने आपको तरीका बताया जी, फॉर्मूला, बताया कि नहीं बताया, क्लियर है। और दूसरा मैंने क्या बताया कि भैया आप वैल्यू एज्यूम कर लो, आप कोई भी वैल्यू एज्यूम कर लो अकॉर्डिंग टू परसेंटेज, जो चेंजेस हैं 100 मानना जरूरी नहीं है। तीसरा मैंने आपको क्या बताया, तीसरा मैंने आपको बताया मल्टीप्लाइंग फैक्टर देख लो। ठीक है, तीनों से करके दिखाऊं अभी। मैंने ये फॉर्मूला बताया, तो यहाँ पर आप इस फॉर्मूला को कैसे लगाओगे, 10 + 20 + 10 × 20 अपॉन 100, यानी कि टोटल जो चेंज आया दैट इज 32%। मैंने बोला वैल्यू एज्यूम कर लो कि स्टार्टिंग में वैल्यू मैंने मान ली 100 थी, फिर वो 10% बढ़ी तो 110 हो गई, फिर वो 20% बढ़ी, इसका 20% कितना है 22, तो वो 132 हो गई। तो नेट कितने का चेंज आ गया,
नेट आ गया जी 32% का। ठीक है, तीसरा मैंने आपको क्या बताया, देखो दिल बन गया है यहाँ पर, इतना अच्छा कंसेप्ट है। देन तीसरा है मल्टीप्लाइंग फैक्टर, कि जब इतने परसेंटेज का चेंज होता है तो चीज़ कितने गुना होती है। 10% इंक्रीमेंट, 10% बढ़ने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है, 11/10। चीज़ जब 10% बढ़ती है कोई भी वैल्यू तो 11/10 गुना हो जाती है। 20% का क्या है, 6/5, तो 66/50। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें याद हैं क्योंकि परसेंटेज में सीखी, फिर इंटरेस्ट के अंदर ये चीज़ें लगाई, कई बार हम ये तरीके लगा चुके हैं। तो 16 का इंक्रीमेंट हुआ 50 पर, 50 पर अगर 16 की बढ़ोतरी हुई तो 50 का डबल 100 पर 16 की डबल 32 की इंक्रीमेंट होएगी 32%। क्लियर है, रिवाइज हो गया। अगर यहाँ पर 3 भी होते तो मैंने आपको 3 का फॉर्मूला ही बता रखा है, बट यहाँ पर हमें 2 ही चाहिए। तो इसको एक और तरीके से देखते हैं। एक और मैंने आपको परसेंटेज के अंदर सिचुएशन कराई थी कि व्हेन A = B × C। ठीक है, तो इसके अंदर जो चेंज आएगा, मान लो ये 10% बड़ा है, ये 20% बड़ा है, वो चेंज डायरेक्टली इसके अंदर आ जाता है ना। बट इसको चलो रहने दो, इससे कंफ्यूज मत करो, मैं उसी की मदद लेकर आपको बता देता हूँ जो मैं भी बता रहा था। कोई नहीं, उसी की मदद लेके मान लो इनिशियली हमारी वैल्यू थी I, इसके अंदर कुछ परसेंटेज चेंज आया, ये बदल गई, बढ़ गई, इसके अंदर कुछ परसेंटेज चेंज आया, फाइनली हमारी ये वैल्यू हो गई। तो अगर इसी सिचुएशन को एक और नज़रिए से देख रहे हैं, अगर मैं आपको ये बताऊं मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाला, मैं देख रहा हूं कि जब चीज़ 10% बढ़ी थी तो हमने क्या किया था कि भैया यहाँ पर ये 11/10 गुना हो गई। जब यहाँ पर चीज़ 20% बढ़ी थी, अभी जो मैंने एग्जाम्पल लिया, तो मैंने बोला कि जी 6/5 गुना हो गई। तो यहाँ पर कितने गुना हो गई ये हमने निकाला था कि जब चीज़ इतने गुना हो, जब चीज़ इतने गुना हो तो ओवरऑल कितने गुना हो गई। मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया कि 11/10 × 6/5, ओवरऑल चीज़ 66/50 गुना हो गई। जब इतने गुना होती है मतलब 16 बढ़ गई 50 पर, 32 बढ़ गई 100 पर। तो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, जब भी हमें परसेंटेज चेंज दे रखा हो कि कोई चीज़ इतने परसेंट बढ़ गई, इतने परसेंट घट गई, तो हमें पता चल जाता है कि वो कितने गुना हो गई। 10% घट गई तो 9/10 गुना हो गई, 20% घट गई तो 4/5 गुना हो गई। हम गुना में निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक छोटी चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि कोई ये बताए कि ये वाला जो चेंज है इसके कारण चीज़ 2 गुना हुई, इस चेंज के कारण चीज़ 3 गुना हुई, तो आप बता दोगे इन 2 चेंजेस के कारण चीज़ 6 गुना हुई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, छोटी सी बात मैं जस्ट ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर एग्जामिनर ये बोल दे कि भैया चीज़ 6 गुना होगी, यहाँ पर 2 गुना हुई थी इस चेंज के कारण, ये दूसरा चेंज मुझे पता नहीं यार, याद नहीं, तो क्या तुम बता दोगे? तो आप बता दोगे। इन दोनों की गुना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है। अगर इसको मैं सिर्फ इससे डिवाइड कर दूं तो ये आ जाएगा। तो एग्जामिनर क्या करेगा, आपको 2 तरीके से देगा, या तो ये दोनों दे देगा और ये पूछ लेगा, या ये दे देगा, इनमें से कोई भी एक दे देगा और दूसरा पूछ लेगा। ये भी हम पहले कर चुके हैं परसेंटेज के अंदर। ठीक है, अब इसी अंडरस्टैंडिंग को जो मैंने रिफ्रेश की है इसको हम यहां पर लगाएंगे। देखिए कैसे। सबसे पहले जब आप चीज़ को खरीदते हो तो जिस प्राइस पर आप चीज़ को लाते हो वो क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। फिर आप क्या करते हो, हम पूरी साइकिल देखते हैं क्या क्या होते हैं एक प्रोडक्ट के साथ, फिर हम उसके ऊपर रेट बढ़ाकर लिख देते हैं। तो एक परसेंटेज चेंज होता है, मार्कअप परसेंटेज, उसका रेट बढ़ा देते हैं। और अगर हम 20% बढ़ाएंगे तो 20% ज़्यादा हो जाएगा मार्केट प्राइस इससे, 30% बढ़ाएंगे तो 30% ज़्यादा होएगा। तो फॉर एग्जांपल मैंने 50% मार्कअप कर दिया। फिर उसके बाद अगला चेंज क्या आता है, अगला चेंज आता है कि जब ग्राहक आता है तो उसको डिस्काउंट देता है दुकानदार। तो यहाँ पर उसने उसको डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, सपोज उसने 20% का डिस्काउंट दे दिया, दिस इज डिस्काउंट परसेंटेज। तो डिस्काउंट जब देता है तो यानी कि प्राइस कम ही होएगा, कम करके ही बेचेगा ना। ऐसे तो डिस्काउंट नहीं देता ना कि 10% का डिस्काउंट दे दिया, 10% रुपये ज़्यादा दे दो ना। दुकानदार को अपना सिर फुड़वाना है तो ऐसे दे देगा। तो अगर 20% डिस्काउंट दिया तो मार्केट प्राइस से 20% कम में बेच देगा, उस प्राइस को हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस। और जितने में आपने खरीदा, 2 रिलेशन तो यहाँ पर हो चुकी है, एक और रिलेशन बाकी है प्रॉफिट एंड लॉस। वो किन किन प्राइस के बीच में होती है,
जितने में आपने खरीदा उससे कितने परसेंट ज़्यादा में कितने परसेंट कम में बेच दिया, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। तो मुझे पता नहीं यहाँ पर प्रॉफिट होएगा या लॉस होएगा, लेकिन इससे कितने परसेंट ज़्यादा है ये, इसका मतलब है प्रॉफिट और लॉस परसेंट। तो यहाँ पर आपको एक बात समझ में आई, देखने की कोशिश करो। किसी वैल्यू के अंदर पहला चेंज आया, वो वैल्यू कुछ परसेंट बढ़ गई, फिर वही वैल्यू कुछ परसेंट घट गई, उसके अंदर दूसरा चेंज आया, नई बढ़ी हुई वैल्यू के अंदर दूसरा चेंज आया। तो ये दो सक्सेसिव चेंज आए, और ये जो दो सक्सेसिव चेंज हैं, इनको अगर मैं ये देखना चाहूं कि इन दो के कारण ओवरऑल क्या चेंज हुआ, ओवरऑल इनिशियल वैल्यू से जो फाइनल वैल्यू है वो कितनी बड़ी है कितनी छोटी है, उसका हमारा नाम है प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट। ठीक है, तो मैं क्या कह सकता हूं यहां पर, मैं ये कह सकता हूं कि मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज, इनके कारण जो सक्सेसिव चेंज आता है, इनके कारण जो चेंज आता है वो मैं अगर देखता हूं तो वही प्रॉफिट और लॉस की परसेंटेज के बराबर होता है। या फिर दूसरे वर्ड में मैं आपको बताऊं कि आपको कितना फायदा या कितना नुकसान होएगा, ये डिपेंड करता है कि आपने मार्कअप कितना किया प्लस आपने डिस्काउंट कितना दिया। इन दो चीजों पर डिपेंड करता है। रेट को कितना बढ़ाकर लिखा और फिर उसके बाद छूट कितनी दी, इन दोनों चीजों के कारण ही तो डिपेंड करेगा ना भाई, सीपी से लेकर एसपी तक पहुंचने की जो जर्नी है, जो यात्रा है, उसके बीच में क्या चेंज आते हैं, उसके बीच में दो चेंज आते हैं कि पहले इस वैल्यू को बढ़ा दिया जाता है, फिर इस वैल्यू को घटा दिया जाता है। ये दो लगातार चेंज आते हैं, तभी ये एसपी बनती है। तो इन दो चेंजों, ये जो दो चेंज हैं, इन दो चेंजों, इन दोनों बदलावों, इन दोनों चेंजेस का कंबाइंड इंपैक्ट ये होता है। यानी कि मैं ये कहूंगा कि अगर आप इनके ऊपर फॉर्मूला लगाओगे या कुछ भी करोगे तो नेट इन दो चेंजेस के ऊपर, तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस पता लग जाएगा। तो बात समझ में आ गई मैं क्या कहना चाह रहा था? मैं ये कहना चाह रहा था कि मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज, इन दोनों को अगर हम सक्सेसिव चेंज माने किसी वैल्यू के ऊपर जो कि ये हैं, तो जो कंबाइंड इंपैक्ट जो ये देंगे वो प्रॉफिट या लॉस परसेंट को डिसाइड करेगा। तो यहां पर आप क्या कर सकते हो, अगर एग्जामिनर ने बोला कि मैंने चीज को 50% मार्कअप कर दिया, 20% डिस्काउंट कर दिया, तो बताओ प्रॉफिट या लॉस क्या होगा। तो आपके दिमाग में एक ये बात अब बैठ जानी चाहिए। क्या बात बैठ जानी चाहिए? अब ध्यान से सुन लो। आपको ये कंफ्यूजन होने के बहुत चांसेस है कि मैं मार्कअप को ऐसे लिख रहा हूं भैया, यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट है। प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट जो है वो इन दोनों चेंजेस का नतीजा होता है। तो आपको कंफ्यूजन होने के चांसेस है जब आप इस फॉर्मूले को नहीं रटोगे कि यहाँ पर मार्कअप आया था, यहाँ पर डिस्काउंट आया था, प्रॉफिट एंड लॉस आया था। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है। क्या बात ध्यान रखनी है? कि फाइनली दुकानदार ये सारा काम किस चीज़ के लिए कर रहा है? दुकानदार ये काम किस चीज़ के लिए कर रहा है? प्रॉफिट या लॉस के कारण? लॉस के लिए तो नहीं कर रहा, हालांकि कभी कभी हो जाता है। तो दुकानदार सारा काम कर रहा है प्रॉफिट के कारण। तो फाइनल जो आउटकम है ना, वो प्रॉफिट है दुकानदार की, मैंने 10% कमा लिया। वो ये जो कार्रवाई कर रहा है ये किसके कारण कर रहा है? उसको फायदा चाहिए। तो जो वो मार्कअप करता है, जो वो डिस्काउंट करता है, कितना रेट बढ़ाएगा, कितना रेट घटाएगा, इन सारी चीजों के कारण कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा, वो डिसाइड हो जाता है। तो हमें पता है कि इन दोनों चेंजेस के कारण प्रॉफिट या लॉस पता चल जाता है। तो अब मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगा सकता हूँ क्या, कि मुझे प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज चाहिए, तो ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लगा लो। ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो 50, वो नेगेटिव है, -20, ए इंटू बी अपॉन 100, तो नेगेटिव आएगा, एक नेगेटिव है, -50 इंटू 20 अपॉन 100। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 50 में से 20 गए 30, और वहां पर हो जाएगा -10, 20%। ये पॉजिटिव आया है, जी हाँ पॉजिटिव आया है, तो ये प्रॉफिट है। या फिर यहां पर बेटर कौन सा रहेगा सर? फॉर्मूला तो बिना वजह काम का लंबा पड़ गया। बेटर रहेगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर। अब यहां पर क्वेश्चन आएगा कि एक बंदे ने 20% डिस्काउंट दिया और उसने मार्कअप किया था 50%, तो बताओ कितना प्रॉफिट होगा। तो आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस तो इन दोनों का कंबाइंड असर होता है। तो 50% मार्कअप किया, उसके लिए फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, 3/2। 20% डिस्काउंट दिया, उसके लिए फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, 4/5, 80 अपॉन 100। तो बस 6/5। आपको सिर्फ इतना लिखना है, एक का फायदा 6 पर 20% प्रॉफिट, 5 की लेकर 6 में बेच दी। बात छोटी थी, मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में बताई क्योंकि इसकी ज़रूरत है इतनी। अगर मैं यहीं पर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल दूं, मैंने अभी आपके सामने क्या किया, देखो मैं यहीं पर आपको 2-3 क्वेश्चन करवा देता हूं।
अगर एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन दे कि भैया जो मार्कअप है कुछ भी वो आपको दे कि 30% ऊपर उसने मार्क कर दिया और उसने 10% का डिस्काउंट दे दिया, तो बताओ उसको कितना प्रॉफिट होगा। तो आप क्या करोगे, 30% यानी कि 13/10। मुझे पता है प्रॉफिट एंड लॉस इन्हीं दोनों का रिजल्ट होता है। 10% का मतलब है 9/10, 13 निम्मे 117/100, यानी कि उसे 17 का प्रॉफिट हो गया, 100 पर 17% का प्रॉफिट हो जाएगा। जी हाँ, मैं ये दो दे रहा हूं, आपसे ये पूछ रहा हूं, आप इजीली इनको मल्टीप्लाई करके ये बता दोगे। देन नेक्स्ट मैं क्या करूं, कभी कभी एग्जामिनर ये भी बोलता है कि भाई साहब 17% ही मान लेते हैं इसको, कि भाई साहब या बहन जी, एक दुकानदार ने 10% का डिस्काउंट दिया फिर भी उसे 17% का फायदा हो गया, तो बताओ उसने कितना परसेंट ऊपर मार्क किया था। तो आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस ये वाली जो फ्रैक्शन होती है इसके अंदर ये दोनों आ जाते हैं। यानी कि अब ध्यान से सुनिएगा, प्रॉफिट या लॉस वाली जो मल्टीप्लाइंग फ्रैक्शन होती है, जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर फ्रैक्शन, यानी कि 17% का क्या मतलब है, 117/100, वो बराबर होती है मार्कअप का जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है गुणा में डिस्काउंट का जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। इन दोनों के मल्टीप्लाइंग फैक्टर को मल्टीप्लाई करके इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर है ना प्रॉफिट एंड लॉस को डिसाइड करने वाला। यहां पर 30% था, 13/10 और 9/10 को गुणा करके ये आया था ना 117/10। तो एग्जामिनर हमेशा ये दो दे के ये तीसरा नहीं पूछेगा, कोई भी दो दे सकता है। अब की बार उसने ये दे दिया और उसने ये दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं, इससे डिवाइड कर दो ना। तो यहां पर एक्चुअल में एग्जाम में मैं क्या करूंगा, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मैं ये करूंगा कि अच्छा भाई उसने फाइनल चेंज बता दिया ये है, अब इसमें से एक चेंज से मैं डिवाइड करूंगा तो दूसरा चेंज आ जाएगा, अगर मैं इससे डिवाइड करूंगा तो इसका चेंज आ जाएगा, तो मैं डिवाइड करूंगा 9/10 से। हम ऐसे भी नहीं लिखेंगे, इसको ऐसे भी यूज नहीं करेंगे, मुझे पता है ना कि भाई ये फाइनल है, इनमें से एक दे रखा तो उससे डिवाइड कर दो दूसरा आ जाएगा, सिर्फ इतना लिखेंगे 9 से 13, 13/10 यानी कि 30% का मार्कअप किया था। ठीक, क्लियर है जी। अगर एग्जामिनर ऐसे कर दे, यहाँ पर कुछ भी बोल दे कि भैया 20% उसको प्रॉफिट हुआ, सॉरी 20% मार्कअप किया था, उसको ओवरऑल 8% प्रॉफिट हुआ, तो बताओ डिस्काउंट कितना है। तो मुझे पता है फाइनल वाला तो प्रॉफिट और लॉस वाला होता है, ये दो झंझट किए थे तो फाइनल ये आउटकम आया था। तो 108/100 इसको मैं किससे डिवाइड करूंगा, इसके मल्टीप्लाइंग फैक्टर को, इससे 6/5 से। 20% मार्कअप का 6/5 होगा ना 120/100। अब ये जो भी रिजल्ट आएगा ना ये उसकी मल्टीप्लाइंग फैक्टर बता देगा, परसेंटेज मैं खुद बता दूंगा फिर। तो 18 × 108 होता है, तो 18×5 = 90/100 यानी कि 10% का डिस्काउंट, 10 की कमी 100 पर 10% का डिस्काउंट दिया था भाई साहब। क्लियर, समझ में आ गई बात। तो आपको ये बात पता चल गई कि इन दोनों के मल्टीप्लाइंग फैक्टर को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा है, इसके मल्टीप्लाइंग फैक्टर को किसी भी एक से डिवाइड कर दोगे तो दूसरा आ जाएगा। और एक और बात क्या पता लग गई कि इनके ऊपर अगर मैं सक्सेसिव परसेंटेज है इसका फॉर्मूला लगाऊं A+B वाला तो ये रिजल्ट आएगा। क्वेश्चन करने के लिए तैयार हो, करो मेरे योद्धाओं, करो। तो हमें पता है कि प्रॉफिट या लॉस वाली जो फ्रैक्शन है दैट इज इक्वल टू मार्कअप वाली फ्रैक्शन इनटू डिस्काउंट वाली फ्रैक्शन। अब देखते हैं उसने क्या बताया है, टू गेन 8%, उसने आपको क्या बता दिया, ये वाला बता दिया। तो मुझे पता है फाइनल फ्रैक्शन मुझे पता है, इन दो में से एक बताएगा उससे डिवाइड करूंगा। आफ्टर अलाइविंग ए डिस्काउंट ऑफ 10%, उसने डिस्काउंट वाली बता दी। मैं 10% डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, इसको 110/100 मत कर देना, डिस्काउंट का मतलब होता है कम करके बेचना, 9/10। तो ये आ जाएगी कौन सी, ये आ जाएगी भाई 9 से आ जाएगा 12 पर, 12/10 यानी कि 2 का फायदा हो रहा है 10 पर, यानी कि 20% था मार्कअप परसेंटेज। एक्चुअल क्वेश्चन हैं ये आपके एग्जाम में आए हुए, देखो कितने स्पीड से हम इनको उड़ा सकते हैं। हम इनको वैल्यू अज्यूम करके भी कर सकते हैं और हर एक बहुत सारे तरीकों से हम कर सकते हैं, लेकिन इससे फास्ट तरीका नहीं मिलेगा। ठीक है, किसी बुक वगैरह में भी नहीं मिलेगा ये आपको। क्लियर है, समझ में आ गई बात। ये देखो
अगर गेन पूछा है, गेन या लॉस पूछा है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। गेन बता दिया है तो गेन वाली को किसी दूसरे से डिवाइड करेंगे, तीसरी वाली परसेंटेज आ जाएगी। इन्हीं 3% इसका तो खेल है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट में। और इस चीज से फर्क नहीं पड़ता, जब तक आंसर जो है वो प्रतिशत में पूछ रखा है तो इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि चीज कितने रुपए की है कितने की नहीं। द मैन्युफैक्चरर फिक्सेस द मार्क्ड प्राइस 20% अबव द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर एंड अलाउस ए डिस्काउंट इन सच ए वे टू गेट ए प्रॉफिट ऑफ 8%। 8% का प्रॉफिट ले रहा है, तो फाइनली जो चीज होती है वो प्रॉफिट और लॉस ही होती है, जो इन दो चेंजेस के कारण आती है, डिस्काउंट की फ्रैक्शन और इनकी फ्रैक्शन। तो प्रॉफिट की उसने बता दी 108/100, इसकी बता दी, और उसने किस चीज़ की बता दी, उसने मार्क प्राइस बता दिया 20% ऊपर, तो ये नीचे आकर डिवाइड करेगा 6/5। एग्जाम में ये नहीं लिखेंगे हम, अभी सिर्फ उन बच्चों के लिए मैं लिख रहा हूँ जिनको शायद थोड़ी परेशानी हो जाए इसके बिना, अदरवाइज सिर्फ ये लिखेंगे हम एग्जाम में। तो 6 से इसको कितने पर मारूं भाई, 18 पर, 18 5 90/100, 10% का डिस्काउंट दिया गया है। ठीक है, ये बताओ। द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 40% मोर देन द कॉस्ट प्राइस। मार्क्ड प्राइस 40% मोर है, यानी कि मार्कअप परसेंटेज आपको बता दिया। प्रॉफिट या लॉस का होता है, एक मार्कअप का होता है, एक डिस्काउंट का, ये हमें बता दिया गया है। ठीक है, डिस्काउंट हमें बता दिया गया है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे प्रॉफिट या लॉस का भी पता चल जाएगा। तो मार्कअप कितना है भाई साहब, मार्कअप है 7/5। डिस्काउंट कितना दिया भाई साहब ने, मार्कअप यानी कि 40% ज़्यादा, यानी कि 140/100। डिस्काउंट दिया 1/7 का, 1 रुपया घटा दिया 7 पर, तो डिस्काउंट की फ्रैक्शन है 6/7। तो ठीक है, पता लग जाएगा। 7 से 7 कट गया, 6/5, यानी कि 1 का फ़ायदा कमा रहा है 5 पर, 20% का फ़ायदा। ठीक है, सिंपल है, समझ में आ गई। ऐसे क्वेश्चन आएंगे क्या सर, गारंटीड आएंगे। एक आधा क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में आएगा ही आएगा, इस टाइप के बहुत प्रचलित क्वेश्चन है ये बताओ। अगर सर फ्रैक्शन में हो, परसेंटेज इस टाइप से हो, तो भी फर्क नहीं पड़ता। डिस्पाइट गिविंग ए डिस्काउंट ऑफ, तो 3 चीज़ें होती हैं, प्रॉफिट या लॉस वाली परसेंटेज, मार्कअप वाली, डिस्काउंट वाली। डिस्काउंट बता दिया। डिस्पाइट गिविंग ए डिस्काउंट ऑफ दिस मच ऑन द मार्कअप प्राइस, प्रॉफिट ऑब्टेंड इज इक्वल टू, प्रॉफिट बता दिया, तो प्रॉफिट वाली को इससे डिवाइड करेंगे, मार्कअप आ जाएगा। व्हाट इज मार्कअप परसेंटेज उसने पूछा है ही ये 3%, और क्या पूछ सकता है वो इसके अंदर। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस वाली फ्रैक्शन क्या है भाई साहब, यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट ही हो रहा है ना, प्रॉफिट ऑब्टेंड, हाँ, प्रॉफिट हो रहा है 1/15 का, 6.66, यानी कि 1/15, 1 रुपये का 15 पर। तो प्रॉफिट या लॉस वाली फ्रैक्शन है 16/15। इसको डिवाइड करूंगा डिस्काउंट वाली फ्रैक्शन से। डिस्काउंट दिया है उसने 1/9 का, 1 रुपये का डिस्काउंट दिया है 9 पर, माइनस हो गए 1 का डिस्काउंट 9 पर, यानी कि 8/9। इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ 8/9 से, बस ये आ जाएगा जो आपको उत्तर चाहिए। 8 दूनी 16, 3 3 9, 3 5 15, यानी कि 6/5, यानी कि 1 ज़्यादा 5 से 20% उत्तर आ जाएगा। मार्कअप कितना है जी, 20%। ठीक है, क्लियर है। दिमाग पर जोर देने की जरूरत है ऐसे क्वेश्चन में, बिल्कुल भी नहीं, बहुत ही इजीली मक्खन की तरह निकल रहे हैं। और एक्सक्लूसिव मेथड है, फिलहाल तो ये मेथड आपको किसी भी वीडियो लेक्चर, किसी भी कोर्स, किसी भी बुक में नहीं मिलेगा। कोई यहाँ से देख कर करवाने लग जाए तो अलग बात है। ठीक है, अब ये देखो भाई, 2 बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने मैं लेकर आया हूँ। हालांकि इस टाइप के क्वेश्चन फिलहाल तक हमारे एग्जाम में नहीं आ रहे हैं, रिलेवेंट सा ही कंसेप्ट है, तो इसलिए मैं करवा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, इरेलेवेंट नहीं है, इन पर दिमाग लगाना आपको आना चाहिए। द मार्कअप परसेंटेज, डिस्काउंट परसेंटेज एंड प्रॉफिट परसेंटेज आर इन दिस रेशियो। ये मार्कअप परसेंटेज है, ये डिस्काउंट परसेंटेज है, ये प्रॉफिट परसेंटेज है। तो मार्कअप परसेंटेज को मैंने मान लिया 16x%, इसको मैंने मान लिया 5x%, इसको मैंने मान लिया 7x%। ठीक है, या फिर यहाँ पर लिख लेता हूँ, मार्कअप परसेंटेज को मैंने मान लिया 16x%, डिस्काउंट परसेंटेज को मैंने मान लिया 5x%। तो डिस्काउंट परसेंटेज ये तो नेगेटिव का चेंज होता है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। डिस्काउंट परसेंटेज 20% है, यानी कि 20% घट रही है चीज़। और प्रॉफिट परसेंटेज यहाँ पर इन्होंने बताया है दैट इज 7x%।
तो ये चीज़ तो मैंने आपको बताई है कि फाइनली प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो इन दोनों के सक्सेसिव चेंज पर डिपेंड करता है, इन दोनों के सक्सेसिव चेंज पर। तो यहाँ पर एक मेथड तो आप ये कर सकते हो जो अभी अभी मैंने आपको बताया कि मार्कअप परसेंटेज की जो फ्रैक्शन है वो क्या होगी, किसी चीज़ को अगर हम 16% बढ़ा रहे हैं तो 100 + 16x बटे में 100 ऐसे ही बढ़ती है ना चीज़। 20% कैसे बढ़ती है कोई भी चीज़, 100 + 20 बटे में 100। ठीक, अगर किसी चीज़ को हम 5% घटा रहे हैं तो उसकी मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगी, 100 - 5x बटे में 100। और ओवरऑल जो चेंज आया प्रॉफिट हुआ है यानी कि +7x हो गया। ओवरऑल इन दोनों चीज़ों के कारण चेंज आया 100 + 7x बटे में 100। देखिए तरीका है, मैंने आपको दो ही तरीके बताए हैं कि एक तो ये यूज़ कर लो या भैया वो फॉर्मूला यूज़ कर लो कि अगर मैं इन दोनों के ऊपर a + b वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगा तो फाइनली ये उत्तर आएगा। ये अगर इतने इतने % के सक्सेसिव चेंजेस हुए तो फाइनली नेट ये चेंज देखने को मिलता है इन चेंजेस के कारण। तो इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा लेकिन ऐसे भी सॉल्व कर लेते हैं। 100 कट गया। ठीक, आगे क्या करना पड़ेगा, आगे इस 100 को मैं आपको बता देता हूँ कैसे सॉल्व होएगा। इस 100 को इधर भेज देंगे, 100 इनसे गुणा होगा, इनको आप मल्टीप्लाई करोगे, फाइनली आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता आपको नज़र आ रहा है, बिल्कुल, तो हम दूसरे तरीके से कर लेंगे जी। मैंने आपको ये भी तो बताया है कि इन दो के ऊपर अगर a + b वाला फॉर्मूला लगाओगे तो फाइनली उत्तर ये आएगा, तो लगा देते हैं। तो a + b वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ, a + b + a × b/100। सक्सेसिव चेंजेस, सक्सेसिव % चेंजेस को देखने का ये भी एक तरीका है। तो 16x - 5x 11x, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो प्रोडक्ट नेगेटिव होएगा। 16x × 5x 16 × 5 = 80 x² बटे में 100, इसका फाइनली उत्तर आना चाहिए 7x। ये ठीक है। अब देखो एक तो हर एक जगह से x कट जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं इस 7 को इधर लेकर आऊँ तो 11 में से 7 गए 4 = इसको अगर मैं उधर ले जाऊँ ताकि ये पॉजिटिव हो जाए, 80 बटे 100 को मैं 4/5 लिख सकता हूँ कि नहीं, तो ये उधर जाकर हो जाएगा 4/5x। ठीक है, 4 से 4 गया, x = 5। सर हमें कैसे पता चलेगा, इससे करें उससे करें, देखो उत्तर दोनों से आ जाएगा, आपको प्रैक्टिस से अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है, जब आप इस PDF को बार बार करोगे आपको अपने आप पता चल जाएगा कि कौन से वाला लगेगा, टेंशन मत लो। ठीक है, और एग्जाम में अगर 100 क्वेश्चन आते हैं तो 100 के 100 में बेस्ट मेथड लगाना ज़रूरी भी नहीं होता, और आप लगा भी नहीं सकते, मैं भी नहीं लगा सकता। अगर 100 के 100 पर मैं बेस्ट मेथड लगा दूंगा तो मैं उसको 1 घंटे में करके बैठ जाऊंगा, और 1 घंटे में नहीं होएगा मेंस का पेपर। मैं एग्जाम्पल मेंस का ले रहा हूँ, चीज़ें प्री पर भी अप्लाई हो रही हैं। ठीक है, तो 20, 25, 30% क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जिन पे आप उनका बेस्ट मेथड नहीं लगाओगे एग्जाम में, उनका सेकंड बेस्ट मेथड, थर्ड बेस्ट मेथड, एक आधे पर फोर्थ बेस्ट मेथड भी लगा रहे होगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस का क्या फ़ायदा होता है कि मैक्सिमम क्वेश्चंस के ऊपर हम बेस्ट मेथड लगा पाएँ, ताकि जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा क्वेश्चन फास्टेस्ट वे से होते रहेंगे और हमारा टाइम सेव होता रहेगा। हम कम टाइम में ज़्यादा काम कर रहे होंगे, हम ज़्यादा नंबर ले पा रहे होंगे। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू आ गई। यहाँ पर ये पूछ क्या रहे हैं, इफ़ आर्टिकल इज मार्क्ड एज 288 रुपीज़ हाइयर देन द कॉस्ट प्राइस, तो मार्क्ड प्राइस हमने इन्होंने बता दिया, ये एक्स की वैल्यू आ गई 80%। ठीक है, 80% ऑफ कॉस्ट देन फाइंड द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट गिवन। ठीक है, तो आ तो जाएगा वैसे। ठीक है, चलो बताता हूँ। तो एक्स की वैल्यू 5 आ गई, दो तरीके से बताता हूँ ये भी। जैसे ही एक्स की वैल्यू 5 आई तो आपको एक बात पता चल गई कि 16 × 5 = 80, मार्कअप परसेंटेज है 80%, डिस्काउंट है भाई साहब 25% और ओवरऑल फ़ायदा है 25%, है ना। अब मेरी बात का ध्यान से सुनो, उसने क्या बताया है, द आर्टिकल इज मार्क्ड एट 288 रुपीज़ हाइयर देन द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस से 288 रुपीज़ ज़्यादा मार्क है। वैसे कॉस्ट प्राइस से कितने % ज़्यादा मार्क है, 80%। मार्कअप 80% है। ये 80% किस चीज़ का 80% है, जो मार्कअप हम करते हैं तो किस चीज़ के परसेंटेज का बेस किसको लेते हैं, कॉस्ट प्राइस को, कि कॉस्ट प्राइस से 80% ज़्यादा मार्क कर दिया, कॉस्ट प्राइस से 20% ज़्यादा मार्क कर दिया, कॉस्ट प्राइस का 80% है ये। और ये बोल रहे हैं कि भैया कॉस्ट प्राइस से 288 रुपीज़ ज़्यादा मार्क कर दिया, तो कॉस्ट प्राइस के 80% की वैल्यू है ये। अच्छा जी, कॉस्ट प्राइस के 80% की वैल्यू है ये, और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है डिस्काउंट। अब डिस्काउंट जो है वो किसकी परसेंटेज होता है, आप बोलोगे सर वो तो मार्कअप की होता है, मार्कअप प्राइस की होता है ना, मार्क्ड प्राइस की होता है, सॉरी डिस्काउंट।
कि मार्केट प्राइस से कितने कम में बेच दिया, तो मुझे किसी न किसी तरह मार्केट प्राइस निकालना पड़ेगा ताकि मैं डिस्काउंट निकाल पाऊँ। तो देखो कॉस्ट प्राइस के 80% की वैल्यू मुझे पता है, और जो मार्केट प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस का कितने परसेंट है। अगर कॉस्ट प्राइस खुद का 100% है तो मार्केट प्राइस 80% ज़्यादा, वो तो कॉस्ट प्राइस का 180% हुआ। तो कॉस्ट प्राइस के 80% की वैल्यू पता है, तो कॉस्ट प्राइस के 180% की वैल्यू निकाल ली, वो तो मार्केट प्राइस की वैल्यू होगी। तो चलो मार्केट प्राइस की वैल्यू तो आ गई, 80% की वैल्यू है ये, 1% की वैल्यू क्या होगी, ये 180% की वैल्यू क्या होगी, ये किस चीज़ की वैल्यू है जी, मार्केट प्राइस की। और डिस्काउंट क्या होता है, मार्केट प्राइस का ही परसेंटेज होता है। मार्केट प्राइस का कितने परसेंट है डिस्काउंट, 25%, तो इसका 25% यानी कि 1/4, ये है जी डिस्काउंट। आपका उत्तर इसी से आ जाएगा, बहुत ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। ठीक है जी, 20 निम्मे 20 चौके 4 चौके 16 है, 16 से इसको काट देते हैं, 16 एकम 16, 16 8 128, 18 निम्मे 162, 162 इज द आंसर। आंसर इज 162, दैट इज ऑप्शन डी। तो ये तो काफ़ी छोटा तरीका मैंने आपको बता दिया। देखो आपकी अंडरस्टैंडिंग इनको लेकर, अगर 3 तो प्राइस हैं और 3 परसेंटेजेस है, और कोई गेम नहीं है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का, बस ये 6 चीज़ें हैं। 3 प्राइस, उन प्राइस के बीच में जो रिलेशन है वो कुछ परसेंटेजेस हैं, उनके कुछ नाम हैं, दैट्स इट। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग हो जाएगी। ऐसे डरना नहीं है प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट चैप्टर से, ठीक है। अदरवाइज हम क्या कर सकते थे, अदरवाइज हम ऐसी ही एक सिचुएशन क्रिएट कर सकते थे जो इन कंडीशंस को फॉलो करती है। जैसे मैंने कॉस्ट प्राइस को मान लिया है जी 100 मानो या कुछ और मानो, और डिस्काउंट हो जाएगा, चलो 100 ही मान लेता हूँ। कॉस्ट प्राइस को मैंने मान लिया है जी 100, तो मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा, मार्केट प्राइस है इससे 80% ज़्यादा यानी कि 180, और सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा जी, बिकॉज इन्होंने 25% का डिस्काउंट दिया है तो इसका 1/4 का इन्होंने डिस्काउंट दिया है, इसका 1/4 है 45, 135। या फिर आप ऐसे भी देख सकते थे, ओवरऑल प्रॉफिट 35% का है तो इससे 35% ऊपर लिख दो, ठीक है। बाकी चीज़ें अपने आप प्लेस पर बैठ जाएंगी, बस तीनों लिख दो इन परसेंटेज के हिसाब से। अब इसने क्या बताया है, अब यहाँ पर या तो इसको 5 से काट लो, सारे 5 से कट रहे हैं, या मत भी काटो, कोई दिक्कत नहीं है। कि ये जो मार्कअप किया है, ये मार्कअप किया है जी हमने 80 यूनिट का, इस मार्कअप की वैल्यू बता दी, और पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है डिस्काउंट कितना दिया। तो यहाँ पर हमने डिस्काउंट कितना दिया था भाई साहब, 45 का, 80 में से अगर ये घटाऊँ तो 45 यूनिट का, है ना, ठीक है। तो 80 यूनिट की वैल्यू उसने बता रखी है, 45 यूनिट की वैल्यू पूछ रखी है, बस ये है। 80 यूनिट की वैल्यू है 288, तो 1 यूनिट की वैल्यू ये, 45 यूनिट की वैल्यू है, डिस्काउंट की वैल्यू। आपसे एमपी पूछ ले, एसपी पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, आप बता सकते हो। तो क्या हम एमपी एसपी उस तरीके से नहीं बता सकते जैसे मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, बता सकते हो, उससे भी अंडरस्टैंडिंग चाहिए बस। तो इसको सोल्व करोगे 162 आ जाएगा, 162 ही आ रहा है ना। अगर मैं इसको काट दूँ 5 से, 5 निम्मे ये 16, 16 से गया था 18 पर, 18 निम्मे 162, ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन ट्राई करो फिर अभी। An article is marked X% above the cost price. A discount of 2/3 X% is given on the marked price if the profit is 4% of the cost price. तो इसने क्या बताया, इसने बताया है आपको मार्कअप परसेंटेज बता दिया X%, फिर इसने बता दिया कि भैया मैंने डिस्काउंट परसेंट कितना दिया, डिस्काउंट इसने दे दिया 2/3x। मैंने नेगेटिव क्यों लिखा है, ताकि आपको याद रह जाए कि इतने परसेंट का घाटा करना है, घटाना है। कई बंदे इसको जोड़ देते हैं, हो सकता है आप भी जोड़ के बैठे हो। और प्रॉफिट परसेंटेज ही 4%। एक बात तो आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि इन दोनों, अगर किसी चीज़ के ऊपर मैं ये दोनों चेंजेस करूँ तो नेट इतने का चेंज आ रहा है। तो 2 तरीके हैं, या तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर इन दोनों के मल्टीप्लाई करूँ, उसको बराबर में टेक दूँ, रख दूँ उसको, या फिर वो फॉर्मूला यूज़ कर लूँ। अगर मैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाले रास्ते से जाऊँगा तो क्या होएगा, देखो किसी चीज़ को X% बढ़ाना, यानी कि इतने गुना करना, किसी चीज़ को इतने परसेंट घटाना। अब करने को तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, 100 - 2/3x बटे में 100, लेकिन मैं ऐसे नहीं करना चाहूँगा, थोड़ा सा तो सिंप्लीफाई करें, करने को तो ऐसे भी हो जाएगा। तो मैं इसको फ्रैक्शन में बदल रहा हूँ भाई, फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं परसेंटेज को, 100 से डिवाइड करके। तो ये आ गई x बटे 150, यानी कि फ्रैक्शन में मैंने बदल दिया, 150 के ऊपर x कम करना है, तो 150 - x बटे में 150,
जब आप किसी को 3/5 कम करते हो तो 5 में 3 गया, 2/5 ऐसे ही लिखते हो ना, 5 पर 3 घटाना है तो, ठीक है। और ओवरऑल चेंज आएगा 104/100। एक तो हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पर क्वाड्रेटिक बनेगी, वो आपको क्वाड्रेटिक के अंदर उसकी अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी, ठीक है। 100 गया, यहाँ पे कुछ कटेगा तो नहीं, ये 150 जो ऊपर चला जाएगा और उसके बाद ये सोल्व होएगा, ठीक है। तो एक तो ये तरीका हमें इसको सोल्व करके दिखाना नहीं चाहता, क्योंकि मैं दूसरे तरीके से सोल्व करना चाह रहा हूँ। अदरवाइज क्या सर इससे सोल्व नहीं होगा? क्यों सोल्व नहीं होएगा? इससे हुआ पड़ा है सोल्व होएगा, ठीक है। क्लियर है जी। इस 150 को ऊपर लेकर जाएंगे और इनको गुणा करेंगे, फिर हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, एक्स में क्वाड्रेटिक बनेगी। दूसरा तरीका है जी फॉर्मूले वाला। इन दोनों के ऊपर अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं तो ये उत्तर आना चाहिए, a प्लस बी, तो x माइनस 2/3x यानी कि 1/3x है। आगे आएगा माइनस a इंटू बी अपॉन 100 की जगह, क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दिस इंटू दिस यानी कि ये हो गया 2/3x² बटे में 100 इस इक्वल टू टोटल नेट चेंज आना चाहिए 4। तो यहाँ पर थोड़ा सा सिंप्लीफाइड हो गई ना वैल्यू, इसलिए मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। उत्तर वैसे ही आना है सेम, ठीक है। तो 2 1 कम 2, 2 से गया 50 पर। अब डिनोमिनेटर में यहाँ पर 150 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो मैं 150 से मल्टीप्लाई कर दूँ सबको, ताकि डिनोमिनेटर खत्म हो जाए। कर दो जी। तो यहाँ पर आ जाएगा 50x, यहाँ पर आ जाएगा -x², यहाँ पर आ जाएगा इस इक्वल टू 600। मैंने 150 से मल्टीप्लाई किया। अब मैं हर एक चीज़ को अगर उस तरफ लेकर जाऊँ तो इट इम्प्लाइज दैट x² माइनस 50x प्लस 600 इस इक्वल टू 0। अब अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की नॉलेज है तो आपको पता है 600 को ऐसे 2 नंबर में तोड़ना है, सम के लिए साइन बदलता है जिनका साइन 50 हो। तो यहाँ पर डायरेक्टली दिख रहे हैं 30 और 20, 30 और 20 का सम 50 है, 30 और 20 600 है, लेकिन आपको लगे मुझे तो डायरेक्टली नहीं दिखे, कोई दिक्कत नहीं। आप क्या करो, यहाँ से चीज़ को 2 बार निकाल लो, यहाँ से 1 बार निकाल, सम और डिफरेंस से 1 बार निकालते। तो मेरे को 10 दिख रहा है, 10 को मैंने 2 बार निकाल लिया यहाँ से, और यहाँ से 1 बार निकाल लिया। क्यों निकाल रहा हूँ मैंने पहले बता रखा है ना। तो अब क्या करना है, अब 6 प्रोडक्ट है और 5 सम है। अब तो आप देख पा रहे हो 3 दूनी 6 और 3 और 2 5। अब उस 10 को दे दो दोनों को, ठीक है। तो x की ये 2 वैल्यू पॉसिबल है भाई। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया x की वैल्यू 25 और 50 के बीच में है, तो 25 और 50 के बीच में तो एक ही वैल्यू पॉसिबल है यहाँ पर 30, तो x इज इक्वल टू 30 यहाँ पर। अब ये क्या बोल रहे हैं कि x का 50% बताओ, यानी कि x का हाफ बताओ। 30 का हाफ क्या होगा 15, यहाँ पर भी 30 पर उत्तर नहीं मार देना भाग के, उत्तर क्या आएगा ऑप्शन डी, ठीक है जी। आर वी ओके विद इट? तो मैं आपको नेक्स्ट कंसेप्ट यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा ज़बरदस्त कंसेप्ट बताने वाला हूँ। बहुत सारे क्वेश्चंस के ऊपर इसको लगाएंगे, ये भी आपकी प्रॉब्लम को आसान करेगा, जैसे लास्ट मेथड कर रहा था कई क्वेश्चन की को, ठीक है। तो मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो हमें मिल जाता है इस चीज़ से, इस फॉर्मूले से मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो हमें मिल जाता है। बताता हूँ मैं इसको, एक्सप्लेन करता हूँ। मान लो कि कोई बंदा ये बोल रहा है कि भाई मुझे, कोई दुकानदार बोल रहा है कि मुझे 10% का प्रॉफिट हुआ और मैंने 5% का डिस्काउंट दिया था, उसके बावजूद 5% का डिस्काउंट देने के बावजूद मुझे 10% का प्रॉफिट हुआ। तो अगर आपको प्रॉफिट परसेंट और डिस्काउंट की परसेंटेज बताई गई हो, प्रॉफिट या लॉस किसी की भी परसेंटेज और डिस्काउंट की परसेंटेज बताई गई हो, तो आप कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का रेशियो निकाल सकते हो। क्यों निकाल सकते हो अभी बताऊंगा। तो मैं सेलिंग प्राइस को लिखूंगा यहाँ 2 रूप में, सेलिंग प्राइस को लिखूंगा। 10% प्रॉफिट होने का मतलब है कि चीज़ जितने में खरीदी थी उससे 10% ज़्यादा में बेच दी गई, यानी कि सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस है 110%। ये मैंने पहले भी आपको बताया है, 110% ऑफ कॉस्ट प्राइस। 10% प्रॉफिट होने का क्या मतलब है कि चीज़ जितने में ली थी उससे 10% ज़्यादा में बेच दी, यानी कि सेलिंग प्राइस क्या है 110% ऑफ कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का 110% के बराबर जो भी बनता है उतने में बेच दी। अब मैं सेलिंग प्राइस को लिखूंगा, यहां पर तो मैंने कॉस्ट प्राइस के रूप में लिखा, अब मैं सेलिंग प्राइस को लिखूंगा मार्केट प्राइस के रूप में। ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना कि चीज मार्केट प्राइस जितना भी था उससे 5% कम में बेच दी। डिस्काउंट का मतलब क्या है कि कुछ परसेंट कम करके बेच दी। तो सेलिंग प्राइस क्या है पता नहीं क्या है, लेकिन जो भी मार्केट प्राइस था उससे 5% कम है, यानी कि 95% ऑफ मार्केट प्राइस है।
अब मुझे एक बात बताओ, ये भी सेलिंग प्राइस है, ये भी सेलिंग प्राइस है, सेम चीज़ का सेम सिचुएशन का, तो इक्वेट कर सकते हैं? जी हाँ, इक्वेट कर सकते हैं। तो ये आ गया 110% ऑफ सीपी इज इक्वल टू 95% ऑफ एमपी। तो अब हम क्या कर पाएंगे, मान लो इस सीपी को मैं उधर भेज रहा हूँ, एमपी बाई सीपी, ये सीपी उधर गया तो ये 110 ऊपर रहेगा, ये 95 नीचे आएगा। एमपी और सीपी का रेशियो निकला कि नहीं निकला? ऊपर क्या है, ऊपर है जी 100 प्लस। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, इस फॉर्मूले को याद कैसे रखना है, नहीं तो ये याद नहीं होगा, लेकिन ये बात ध्यान से सुन ली तो गारंटी आप भूल भी नहीं पाओगे। देखो ऊपर क्या है, ऊपर है भाई 100 प्लस पी 110, और नीचे क्या है 95। कैसे आया है ये 95 है 100 माइनस 5, 100 माइनस डिस्काउंट। ठीक है, अगर आपको प्रॉफिट या फिर लॉस दिया हो फर्क नहीं पड़ता, प्रॉफिट या लॉस दिया है और डिस्काउंट दिया है तो एमपी और सीपी का रेशियो क्या होगा? देखो मार्केट प्राइस के ऊपर बेस्ड क्या होता है, मार्केट प्राइस के ऊपर बेस्ड होता है डिस्काउंट, लेकिन मार्केट प्राइस के सामने डिस्काउंट वाली चीज नहीं लिखनी, उल्टा लिखना है। कॉस्ट प्राइस के ऊपर बेस्ड होता है प्रॉफिट या लॉस, कॉस्ट प्राइस के सामने प्रॉफिट या लॉस नहीं लिखना। तो 5% का डिस्काउंट क्या होता है, चीज को 5% कम करना, तो डिस्काउंट तो हमेशा 100 से घटेगा, तो जो डिस्काउंट वाली चीज है वो कॉस्ट प्राइस के सामने लिख दो 100 माइनस डिस्काउंट। और जो प्रॉफिट या लॉस वाली चीज है वो होता बेस कॉस्ट प्राइस का है, लेकिन ये क्यों ऊपर नीचे जा रहा है मैंने यहां से बता दिया। अब हम इस चीज को याद ही नहीं रखेंगे, रीजन पता चल गया, अब हम फाइनली इसको याद रखेंगे। ठीक, तो मार्केट प्राइस के सामने क्या होगा, अगर प्रॉफिट हुआ तो 100 प्लस प्रॉफिट, लॉस हुआ तो 100 माइनस लॉस। कभी कभी बच्चे ये याद रखते हैं कि मार्केट प्राइस बड़ा ही होता है इसलिए ऐसे नहीं, क्या पता लॉस हो जाए, है वैसे तो बड़ा ही होएगा लेकिन क्या पता लॉस हो जाए, ऐसे क्यों याद रख रहे हो कि प्लस वाली? मार्केट प्राइस के सामने होएगा या तो 100 प्लस प्रॉफिट या 100 माइनस लॉस। लॉस होता है तो माइनस करना होता है। जो कॉस्ट प्राइस के बेस पर जो चीजें निकल रही हैं प्रॉफिट या लॉस वो मार्केट प्राइस के सामने होंगी, और जो मार्केट प्राइस के बेस पर डिस्काउंट निकल रहा है वो तो हमेशा घटता ही है, वो कॉस्ट प्राइस के सामने होगा। ये फॉर्मूला है 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस, प्लस प्रॉफिट के लिए माइनस लॉस के लिए, 100 माइनस डिस्काउंट कॉस्ट प्राइस के सामने। अगर मैं आपको ये बोल दूं कि एक बंदे ने 20% का डिस्काउंट दिया था और उसे जो लॉस हो रहा है वो 30% का हो रहा है, तो तुरंत मैं एमपी और सीपी निकाल सकता हूं। कैसे? एमपी और सीपी का रेशियो मुझे पता है, मार्केट प्राइस के ऊपर बेस डिस्काउंट होता है, लेकिन उसको मैं कॉस्ट प्राइस के सामने लिखूंगा उसके परसेंटेज को। डिस्काउंट 20% है तो 100 माइनस 20 80, और लॉस उसको हो रहा था भाई साहब 30% का, तो 100 माइनस 30। लॉस वैसे तो सीपी के बेस पर होता है मैं, लेकिन एमपी के सामने लिखूंगा 100 माइनस 30 70। ठीक, क्लियर है? यहाँ पर तो आप बोलोगे सर कॉस्ट प्राइस से भी कम है मार्केट प्राइस, वैसे तो ये मतलब ऐसे नहीं होता, कॉस्ट प्राइस से कम हम मार्क नहीं करते, मैंने ऐसे ही रैंडम वो चीज़ें ली थी वैल्यूज इसलिए आ गया। लेकिन आप पॉइंट समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूँ? पॉइंट समझो कि मार्केट प्राइस के सामने 100 प्लस प्रॉफिट या 100 माइनस लॉस, कॉस्ट प्राइस के सामने 100 माइनस डिस्काउंट। क्लियर? अब हम क्वेश्चन करते हैं, इसको यूज़ करते हैं। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं जहाँ पर हम इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। ए ट्रेडर विशेस टू गेन 20%, कि वो 20% गेन करना चाह रहा है एक ट्रेडर, आफ्टर अलाउिंग 10% डिस्काउंट। तो उसने गेन बता दिया, प्रॉफिट बता दिया और डिस्काउंट बता दिया। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली क्या निकाल सकते हो, एमपी और सीपी का रेशियो। एमपी के सामने क्या आएगा 100 प्लस प्रॉफिट यानी कि 120, और कॉस्ट प्राइस के सामने 100 माइनस 10 डिस्काउंट सब्ट्रैक्ट होता है, 30 3 90 30 चौके 4 में, अगर 3 में खरीद रहा है तो मार्केट प्राइस 4 है। ठीक है, एट व्हाट परसेंट हाइयर देन द कॉस्ट प्राइस मस्ट ही मार्क हिज गुड्स। अगर ऐसा वो चाहता है तो कॉस्ट प्राइस से कितने ज़्यादा उसको अपने गुड्स मार्क करने चाहिए। अगर कॉस्ट प्राइस 3 है तो उसको 4 लिखना चाहिए, अगर ऐसा चाह रहा है तो 1 बढ़ाकर लिखना चाहिए 3 पर 33.33। अब यहाँ पर मान लो, अब आपके मन में ये भी डाउट आए सर अगर हमें कभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर सेलिंग प्राइस निकालने की ज़रूरत पड़ जाए ऐसे केस में, तो एमपी और सीपी का रेशियो तो आ गया, लेकिन सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे? तो दिल छोटा नहीं करना, अभी बता देता हूँ। देखो सेलिंग प्राइस कैसे निकालोगे बताओ? सेलिंग प्राइस निकालने के 2 तरीके हैं। मार्केट प्राइस की तरफ से आ जाओ, डिस्काउंट, मार्केट प्राइस को कम कर दो, कितना कम? जितना डिस्काउंट दिया है, या कॉस्ट प्राइस को बढ़ा दो, कितना? जितना प्रॉफिट है, या घटा दो जितना लॉस है। तो अब मैं क्या देखूंगा, सपोज मैं प्रॉफिट की तरफ से आना चाह रहा हूँ, प्रॉफिट कितना भाई 20% का, तो मैं इसको 20% बढ़ाना चाहूंगा, तो मैं इसको 30 और 40 मान लूंगा, मेरी मर्जी है ना जी, अपनी मर्जी है, क्या दिक्कत है? 4 और 3 रेशियो ही लिया है ना।
अब मैं इसको मैंने क्यों लिया सर, आपने ऐसे क्यों किया? क्योंकि मैं इसका 20% ईजिली निकालना चाह रहा था जी, 20%। अब इसका 20% है 6, तो ये सेलिंग प्राइस है जी 36। अब बोलो, कॉस्ट प्राइस 30, सेलिंग प्राइस 36, मार्केट प्राइस 40। वो कुछ भी क्वेश्चन दे दे यहां से कंपेयर करके बता देंगे। दूसरा तरीका, सेलिंग प्राइस यहां से निकाल लो, डिस्काउंट कितना है भाई, 10% का डिस्काउंट है, तो इसको ऐसी वैल्यू बना लो ना कि इसका 10% निकाल पाओ, तो इसलिए 0 लगाई है। तो इसका 10% है 4, तो 36 हो गया जी सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस तो कहीं से भी आ सकता है, यहां से, तो तीनों प्राइस आ जाएंगे। अगर इन दोनों की जरूरत है तो सिर्फ ऐसे फॉर्मूला यूज करो, उत्तर बता दो। उसकी जरूरत है कभी निकालना पड़े तो निकाल लो, क्या ही दिक्कत है। क्लियर है? ऑप्शन 20 थे आंसर, समझ में आ गए? ये बताओ। On allowing a discount of 10% on an article, the shopkeeper gains 20%. If a discount of 20% is allowed on it, what will be the gain? बिना इस फॉर्मूले के भी इसको कर पाओगे, और वो अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको दी है। बिना इस फॉर्मूले के करके दिखाओ, यूनिटरी मेथड यूज करके दिखाओ, तब मानूंगा। फिर इस फॉर्मूले से ही बताएंगे। ऑन अलाउिंग ए डिस्काउंट ऑफ 10%, अगर 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं तो 20% फायदा हो रहा है। इससे आपको क्या पता लग रहा है? 10% का डिस्काउंट, यानी कि मार्केट प्राइस के 90% पर अगर मैं बेच रहा हूं तो मुझे कॉस्ट प्राइस का 120% वैल्यू मिल जा रही है। अगर मैं 90% पर भी बेच रहा हूं तो मुझे 120% रुपये मिल जा रहे हैं, जितने मैंने लगाए थे उसके 120%। वो बोल रहे हैं अगर 20% का ही डिस्काउंट दे तो 20% का डिस्काउंट दोगे तो 80% पर बेचोगे मार्केट प्राइस के। तो मार्केट प्राइस का 90% पर बेचने से ही 120% मिल रहे हैं, तो 80% पर बेचने में कितने परसेंट मिलेंगे कॉस्ट प्राइस के, उससे पता लग जाएगा प्रॉफिट या लॉस। 1% के लिए 120/90, 80% के लिए ये, तो इससे उत्तर तो आ ही जाएगा आपका। तो इजीली कैसे काटेंगे? 30 × 90, 30 चौके, आ जाएगा 320/3, आ जाएगा 106 2/3, यानी कि 106 2/3% पर बेच रहे हैं कॉस्ट प्राइस के इतने परसेंट पर, तो 6 2/3 का फायदा हो रहा है। तो ये तरीका हो गया। अब जिस फॉर्मूले की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं उसके हिसाब से करते हैं। तो यहाँ पर हमें एमपी और सीपी का रेशियो मिल जाएगा, जरूरत पड़ी तो एसपी भी निकाल लेंगे, तो फिर चाहिए क्या हमें जिंदगी में, सब कुछ तो मिल जाएगा, तीनों प्राइस मिल जाएंगे। ठीक है, तो मार्केट प्राइस के सामने क्या लिखूंगा भाई, प्रॉफिट या लॉस वाली टर्म, तो 20% फायदा हो रहा है 120, कॉस्ट प्राइस के सामने 90। ठीक है, 30 × 90, 30 चौके 120। इफ ए डिस्काउंट ऑफ 20% इज अलाउड, अगर 20% का डिस्काउंट देंगे तो अभी दे देते हैं 20% का डिस्काउंट, तो इसको कम करो जी 20%। इसका 20% कितना हो जाएगा 8, 10% 4 -8। अगर हम इसको 32 में बेचें तो क्या होगा, वो ये बोल रहा है। अगर इस पर देखो, ये मार्केट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, रेशियो मिल गया, मैंने 0 0 लगा दी ताकि मैं परसेंटेज निकाल पाऊँ। अब वो बोल रहे हैं इससे 20% कम में बेचें, ऐसी वैल्यू बनाओ ना जिसमें इसका 20% निकाल पाओ। 0 0 इसलिए लगाई है, इसका 20% है 8। अगर 32 पर बेचें, खरीदा 3 में है, फायदा कितने का हो रहा है जी 2 का। कितने पर भाई साहब 3 पर, तो 2 का 30 पर 1/15। 1/15 की फ्रैक्शन याद है, 1 का फायदा 15 पर 6.66 ही होती है, याद करवाइए आपको, 62/3 ऑप्शन है। मजा आ रहा है? नहीं आ रहा तो आना चाहिए, डॉक्टर को चेक कराओ क्यों नहीं आ रहा, दिमाग में कोई गड़बड़ी तो नहीं है आपके। A salesman gets 20% profit even after allowing 10% discount. What is the maximum percentage discount that he can offer without getting loss? तो अगर मान लो आपको ये भी नहीं समझ में आया, वैसे समझ में आ गया हमें करना क्या है, तो आपको पता है कि एमपी सीपी एसपी तीनों प्राइस आप निकाल ही सकते हो उन दोनों चीज़ों से, तभी निकाल देते हैं, बहुत ईजिली हम निकाल सकते हैं। तो 20% का प्रॉफिट हो रहा है तो यहाँ पर 120 आएगा, 10% का नुकसान। अरे बार बार 120/90 ही आ रहा है क्या? मतलब ये एग्जामिनर भी इतनी आसान वैल्यूज़ पर इक्वेशन बना रहा है, मैंने खुद नहीं बनाए, उठाए हैं एग्जाम से, देखो। ठीक है, 3 और 4 क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज द, ये मार्केट प्राइस है 4 रुपये, ये कॉस्ट प्राइस है 3 रुपये। व्हाट इज द मैक्सिमम परसेंटेज डिस्काउंट दैट ही कैन ऑफर विदाउट गेटिंग लॉस, बिना नुकसान खाए मैक्सिमम कितना डिस्काउंट दे सकता है। 3 की चीज लाया था, 4 रुपये उसने लिख दिया, मैक्सिमम डिस्काउंट वो दे सकता है जी 1 रुपये का। 4 उसने लिख रखा है, 1 रुपये का डिस्काउंट देगा तो 3 में बेच देगा, ना फायदा होगा ना नुकसान, तो मैक्सिमम डिस्काउंट 1 का दे सकता है, कितने पर, 4 पर।
3 पर मत कर देना, डिस्काउंट हमेशा एमपी पर होता है, तो 1 का डिस्काउंट दे सकता है 4 पर, यानी कि 25% का, तो उसे कोई हानि नहीं होगी, इससे ज़्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकता वो। ये देखो कैट का क्वेश्चन है, 2017 में पूछा गया था, आसान है, हमारे लिए रिलेवेंट है, इसलिए मैंने लिया है। इफ ए सेलर गिव्स ए डिस्काउंट ऑफ 15% ऑन रिटेल प्राइस, सी स्टिल मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 2%, हम एमपी और सीपी का रेशियो निकाल सकते हैं। डिस्काउंट 15%, डिस्काउंट वाली चीज़ कॉस्ट प्राइस के सामने, 100 - 15 फायदे वाली एमपी के सामने, 100 + 2, 17 × 5 = 85, 17 × 6 = 102, तो मार्केट प्राइस 6 है तो कॉस्ट प्राइस 5 है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंश्योर्स दैट सी मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 20%, निम्न में से कौन सा ऑप्शन ये एंश्योर करता है कि वो उसे 20% का फायदा हो। तो पहले तो आप ये देखो कि बिना डिस्काउंट दिए, जैसे ऑप्शन में क्या दे रखा है कि इतने का डिस्काउंट दे, इतने का डिस्काउंट दे, बिना डिस्काउंट दिए उसको कितने का फायदा हो रहा है, उसको 1 का फायदा हो रहा है 5 पर। अगर वो डिस्काउंट नहीं देगी तो उसको 20% का फायदा हो रहा है। अगर उसने डिस्काउंट दे दिए तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर उसने रिटेल प्राइस को 2% बढ़ा दिया, यानी कि कॉस्ट प्राइस को बढ़ा दिया, यही है ना 15%, अच्छा इसको अगर बढ़ा दिया, ये रिटेल प्राइस है, यहाँ पर हो सकता है कुछ बच्चों को ये आ जाए कि सर ये रिटेल प्राइस को आपने मार्केट प्राइस को बता दिया। रिटेल प्राइस होता है जो प्रोडक्ट के ऊपर लिखा हुआ होता है, एमआरपी आप बोल सकते हो। जो दुकानदार होता है उसे हम बिजनेस की भाषा में रिटेलर भी बोल सकते हैं, जो रिटेल में बेचता है, ठीक है। जो कस्टमर के लिए जो प्राइस लिखा हुआ होता है वही रिटेल प्राइस है, वही मार्केट प्राइस है, ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन है कि अगर वो इसको रिटेल प्राइस, इस मार्केट प्राइस को 2% बढ़ा दे, तो भैया मार्केट प्राइस पर बेचने में उसे 20% फायदा हो रहा है। अगर इसको और ज़्यादा बढ़ा दिया, तो उसको ज़्यादा फायदा हो जाएगा, लेकिन हमें 20% ही फायदा चाहिए। तो यहाँ पर क्या होएगा, अगर वो रिटेल प्राइस पर ही बेच दे, अगर वो मार्केट प्राइस पर ही बेच दे, तो ही उसे 20% का लाभ होएगा। क्लियर है। अगर यहाँ पर आपको ये लगे कि सर यहाँ पर तो ये ठीक है, बढ़िया बात है, ये 20% ज़्यादा निकलाया है, अगर ये ऐसा होता है कि अगर उसे 10% का प्रॉफिट कमाना है, फिर हम क्या करते, कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसे 10% का प्रॉफिट कमाना है और आपसे वो चीज़ें पूछ रहा है कि मैं कितने का डिस्काउंट दूं, मैं क्या करूं, तो आप क्या करोगे, 10% का फ़ायदा कमाना है ना, तो ऐसी वैल्यूज़ मान लो जिसका आप 10% निकाल पाओ। तो 50 का 10% कितना होगा, 5, यानी कि उसको 55 में बेचना है, ये सेलिंग प्राइस है। तो आपको ये पता लग जाएगा कि उसे कितने का डिस्काउंट देना है, 5 का डिस्काउंट देना है, कितने पर, क्या बोलते हैं, 60 पर, ठीक है। बाकी तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिर हम करेंगे। यहाँ पर आंसर क्या हो गया जी, ऑप्शन डी। ई बताइए, तीस % की छूट देकर एक व्यापारी ने इतने का लाभ कमाया। लेख, यहाँ पर ये आर्टिकल की हिंदी लेख कर देता है गूगल। यहाँ पे वस्तु मान सकते हो आप, वस्तु की चिन्हित मूल्य ज्ञात करें, ठीक है। बाई गिविंग ए डिस्काउंट ऑफ 30%, ए ट्रेडर मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 20%, ठीक है। डिस्काउंट बता दिया, प्रॉफिट बता दिया, तो हम यहाँ पर एमपी और सीपी का रेशियो निकाल सकते हैं। प्रॉफिट है जी 20% का, तो 100 + 20 एमपी के सामने, डिस्काउंट है जी 30% का, 100 - 30 70 इसके सामने, 120/70, दिल कर रहा है तो 0 से 0 काट लो, मैं देख लूँ काटने की ज़रूरत है कि नहीं, क्योंकि आगे एग्जैक्टली रुपए इन्वॉल्व हैं, तो मुझे पता है सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा। इफ़ द ट्रेडर हैड गिवन ए डिस्काउंट ऑफ ₹400, ही वुड हैव इनकर्ड ए लॉस ऑफ 20%। अगर वो 400 रुपये का डिस्काउंट देता तो उसे 20% का लॉस हो जाता। तो देखो, अब ये 400 का डिस्काउंट देता या 500 का डिस्काउंट देता, रुपए के बारे में तो मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हर एक चीज़ परसेंटेज में है। तो रुपए वाली चीज़ को मैं कैसे एडजस्ट करूँगा मुझे पता नहीं, मैं परसेंटेज वाली चीज़ को एडजस्ट कर सकता हूँ। अगर वो 400 का डिस्काउंट देता तो उसे 20 का लॉस होता, तो मैं एक बार 20 का लॉस करवा दूँ, ठीक है जी। ये कॉस्ट प्राइस है, इसके ऊपर अगर मैं 20 का लॉस करवा दूंगा, इसका 10% है 7, 20% क्या हो जाएगा 28। अगर ये इससे 28 कम में बेचेगा तो ये 42 में बेच रहा है, ये सेलिंग प्राइस हो गया। और अगर इसका ये सेलिंग प्राइस है तो यानी कि उसने डिस्काउंट कितने का दिया है, उसने 400 का डिस्काउंट दिया है।
उसको 20% का लॉस तभी हो रहा था जब वो 400 का डिस्काउंट दे रहा था। यानी कि यहाँ पर ये जो डिस्काउंट मिल रहा है ना भाई साहब, ये मार्केट प्राइस है, सेलिंग प्राइस, ये 400 रुपये का है। तो हमने तो रैंडम वैल्यूज़ मानी है, तो एक बार देख ले हमारी वैल्यूज़ में कितने का डिस्काउंट है। तो ये हो जाएगा 80 में से 2 गए 78 का डिस्काउंट मिल रहा है इसको। सही मिल रहा है ना, 14 दूनी 28, 14 पंचे 14 30, ऐसे ही किया था मैंने, ठीक है। 78 यूनिट्स का डिस्काउंट मिल रहा है। तो हमारी वैल्यूज़ में डिस्काउंट 78 यूनिट्स का है, एक्चुअल में 400 का है, यानी कि 78 यूनिट्स की वैल्यू 400 है। फाइंड द मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस है 120 यूनिट, 78 यूनिट की वैल्यू है 400, 1 यूनिट की वैल्यू होएगी डिवाइडेड बाई 78, और हमने 120 यूनिट की वैल्यू निकालनी है इंटू 120। ठीक है, अब धमाल मचा देते हैं। 13 6 78 है, नीचे 13। अरे ये तो कट नहीं रहा, दिस थिंग इज नॉट कटिंग। uh, 10 में से 2 गए 8, 11 में 4 गए 7, ये तो मैंने ठीक ही किया है। कहाँ गड़बड़ हो गई, एक बार मैं फिर से देखता हूँ। बाई गिविंग ए डिस्काउंट ऑफ 30%, ए ट्रेडर मेड ए प्रॉफिट ऑफ 20%। अगर प्रॉफिट 20% का हो रहा है तो मार्केट प्राइस के सामने 100 + 20 120, और डिस्काउंट दे रहा है 30 का, तो कॉस्ट प्राइस के सामने 100 - 30 70। बिल्कुल बढ़िया। इफ द ट्रेडर हैड गिवन ए डिस्काउंट ऑफ 400 रुपीज़, ही वुड हैव इनकर्ड ए लॉस ऑफ 20%। तो उसको 20% का नुकसान हो जाता। किया था हमने, ठीक है। अगर वो 400 का डिस्काउंट देता तो उसे 20% का लॉस हो जाता। तो अच्छा, मैंने इसका 10% 14 मान लिया। ओहो, सॉरी। पता नहीं, मैंने इसका 20% दिमाग में 7 दूनी 14 कर लिया, आपको समझाते हुए फिर उस 14 को भी डबल कर दिया। तो इसका 10% 7 है, तो अगर 20% का नुकसान चाहिए तो भैया 14 ही घटाना पड़ेगा ना। तो 14 चौके 56, यहाँ पर 56 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 14 1 टाइम आया है, यहाँ पर 5 टाइम, तो यहाँ पर 4 टाइम हो जाएगा, है ना। तो ये सेलिंग प्राइस है। तो यहाँ पर अभी इसको नुकसान कितने का हो रहा है, इसको नुकसान हो रहा है 64 का। नुकसान क्या मतलब कि डिस्काउंट 64 का, मार्केट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है 64 का। तो 64 यूनिट की वैल्यू उसने बता दी है 400, 120 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। अब आ जाएगा 1 यूनिट की वैल्यू 400 बटे 64, 120 यूनिट की ये 8, इसके अंदर 2 8 हैं, 1 8 से इसको काटूंगा, 1 8 से इसको, 1 8 से इसको काट रहा हूँ तो 15 8 120, 1 8 से इसको काटूंगा तो 50, 15 5 75, 750। ठीक, क्लियर है। ये बताओ अब, शॉपकीपर अलाउज 16% डिस्काउंट ऑन एवरी आइटम, इवन आफ्टर गिविंग द डिस्काउंट ही मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 8%। ये बोल रहे हैं 16% का डिस्काउंट दे रहा है तो 8% का प्रॉफिट कमा रहा है। अगर वो 8% का डिस्काउंट देगा है और मार्केट प्राइस ये है तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। अगर आपको परसेंटेज ही निकालनी है तो एक तो मतलब कि भाई साहब ये रुपए आपके लिए मैटर ही नहीं करते, परसेंटेज में ही खेलना है। तो एग्जैक्ट रुपए में कुछ पूछता तो फिर हम जो भी हम सिचुएशन क्रिएट करेंगे उससे इसको इक्वेट करते। ठीक है, तो चलिए जी, कोई दिक्कत नहीं है। आप एमपी और सीपी का रेशियो निकाल सकते हो, जो मैंने बताया उस फॉर्मूले से सर निकाल सकते हैं। ज़रूरत पड़े तो एसपी निकाल सकते हो, जी हाँ सर निकाल सकते हैं। तो वेट किस चीज़ की करते हैं, यूज़ किया करो। ठीक है, तो 16% का डिस्काउंट यानी कि कॉस्ट प्राइस के सामने 100 - 16 84, और फ़ायदा उसको फिर भी हो रहा है 8% का, यानी कि ऊपर आएगा 108। ठीक है, इसको काट पीट लेते हैं, मतलब इतनी सुंदर वैल्यूज़ है नहीं है, तो 12 से कट जाएंगी, 12 नहीं में 108 और 12 7 84। अगर ज़रूरत पड़ी तो 90 70 900 700 बना लेंगे। इफ़ ही गिव्स 8% डिस्काउंट, अगर वो 8% का डिस्काउंट दे तो डिस्काउंट तो मार्केट प्राइस पर होता है। ठीक है, तो कितना फ़ायदा होगा। अब इस 9 का 8% कौन निकाले, तो 2 तरीके हैं, या तो आप मन ही मन में ऐसे सोच लो SP/CP, तो CP कितना है 7 और SP कितना होगा, SP होगा, इसको 8% घटाएंगे 9 को, तो 9 को 8% घटाने के लिए गुणा में 92/100, 8% घटाने के लिए यानी कि 9 का 92% जो कि होता है 9 × 92/100। तो ये तो हो गया पूरा SP ये, और ये हो गया CP SP/CP हो गया।
तो यहाँ पर मुझे वैल्यूज़ माननी ही नहीं पड़ेंगी। अदरवाइज 2 जीरो बढ़ा दो, क्योंकि 8% निकालना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अब सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? अब सेलिंग प्राइस हो जाएगा इससे 8% कम, तो यानी कि 8 में 72, इससे 72 कम, यानी कि 828। तो अब आप 828 बटे में 700 कर लो, आपका दिल करे वैसे कर लो। तो अब यहाँ पर फ़ायदा कितने का हो रहा है? अब यहाँ पर फ़ायदा हो रहा है 128 का। कितने पर? 700 पर। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होएगा? तो प्रॉफिट परसेंट होएगा 128 बटे में 700 गुणा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो की ये 7 कम 7, 7 8 56, 18 2 बटे 7%। अब ये 2 बटे 7 क्या होता है? नीचे 7 हो तो 14 का पाड़ा था, 14 दुनिया 28.56 होता है, तो हो जाएगा 18.2856 इस टाइप से। अब इसने राउंड ऑफ कर दिया है, ये यहाँ पर 5 है तो इसने 9 बना दिया है, 18.29। अब यहाँ पर कुछ बच्चे बोलेंगे तो बहुत ही पास आ गया। जब आपको पता है 18.2 समथिंग होएगा तो दिक्कत ही क्या है? वो 18.31 करे, 33 करे, कोई दिक्कत ही नहीं है। एग्जैक्ट उत्तर निकल रहा है बिना इन्हीं कैलकुलेशन के। क्लियर है? समझ में आ गया? When an article is sold at 37% discount, a shopkeeper suffers 9% loss. But when it is sold at 28% discount, he gets ₹7072 more. ठीक है जी। तो आपको दो बातें क्लियर हो गई। ये जो पहली वाली लाइन है इसमें आपको डिस्काउंट बता दिया, और प्रॉफिट और लॉस की इन दोनों में से कोई भी एक बता दे, वो कोई दिक्कत नहीं है। लॉस बता दिया तो आप एमपी और सीपी का रेशियो निकाल सकते हो, वो जो भी निकले आप निकाल सकते हो, उससे आप एसपी भी निकाल सकते हो, है ना? ठीक है, अब आगे देख रहा हूं मैं। तो आपका दिल करे तो आप निकाल लो यहीं पर, और ना दिल करे तो आप स्टेटमेंट भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है कि भाई हमें करना क्या है एग्जैक्टली, वो पता लग जाएगा। तो मार्केट प्राइस क्या होगा? मार्केट प्राइस के सामने होगा 100 प्लस प्रॉफिट या 100 माइनस लॉस, यानी कि 91 लॉस हुआ है, 100 माइनस 9, और नीचे होएगा डिस्काउंट यानी कि 100 माइनस 37 यानी कि 63। तो मैं इसको काट रहा हूँ 7 से, 13 7 91 और 7 में 63, ठीक है, 13 और 9। ओके, अब इसने क्या बताया है? व्हेन इट इज सोल्ड एट 28% डिस्काउंट, अगर इसको हम 28% डिस्काउंट पर दे दें तो ही गेट्स रुपीज दिस मच मोर देन व्हाट ही गॉट ऑन प्रीवियस डील। ध्यान से सुनिए, वो नॉर्मली 37% के डिस्काउंट पर बेच रहा है। कौन? कोई दुकानदार है। अगर वो 28% के डिस्काउंट पर दे दे तो उसे ज़्यादा रुपए मिल रहे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उसने छूट ज़्यादा दे दी ना भाई, यहाँ पर वो छूट कम दे रहा है तो यहाँ पर ज़्यादा कमाएगा। तो कितने का फ़र्क है डिस्काउंट के अंदर? 37 एंड 28 में कितने का फ़र्क है? 9 का। 37 माइनस 8, 9%। और ये डिस्काउंट किस चीज़ का परसेंटेज होता है? मार्केट प्राइस का। तो वो मार्केट प्राइस का 9% बचा लेगा, जो कि रुपए में किसके बराबर है? तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि मार्केट प्राइस के 9% की वैल्यू आपके पास है, तो मार्केट प्राइस के 100% की, 50% की, सब की वैल्यू आप निकाल सकते हो। मार्केट प्राइस के रिलेटिव आप कुछ भी कर सकते हो। आगे देखते हैं। एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल टू गेट नो प्रॉफिट नो लॉस? अगर उसको ना फायदा चाहिए ना नुकसान तो किस रेट पर बेचेगा? तो आप बताओ किस रेट पर बेचेगा? कॉस्ट प्राइस पर बेचेगा, जितने में लाए उतने में बेच देगा, यानी कि कॉस्ट प्राइस निकालना है, अभी निकाले देते हैं। मार्केट प्राइस का 9% पता है, तो इसका मतलब मार्केट प्राइस का 100% भी पता है, और मार्केट प्राइस पता है तो मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो पता है। किस चीज़ का डर? मार्केट प्राइस के 9% की ये वैल्यू है तो 1% की वैल्यू होगी ये, और 100% की वैल्यू होगी ये। तो ये किस चीज़ की वैल्यू है? ये मार्केट प्राइस की वैल्यू है। अगर मार्केट प्राइस की ये वैल्यू है तो मार्केट प्राइस अगर 13 यूनिट है तो कॉस्ट प्राइस 9 यूनिट है। तो अच्छा, ये 13 यूनिट की वैल्यू है तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी ये, तो 9 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये। बस ये आ गया कॉस्ट प्राइस आपका उत्तर। ठीक है, 9 से 9 गया 13, 5 65, 13 चौके 52, 13 चौके 52, 54400। ऑप्शन ए इज द आंसर। ठीक है, ये बताओ। ए कंपनी अलाउस, ऐसी बंद हो गया लगता है। ए कंपनी अलाउस 15% डिस्काउंट एंड गेट्स 19% प्रॉफिट if the cost of the product is increased by 12%, then the MP is increased by 10% and the company still gives 15% discount, then find the new profit। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने अगर इतनी चीज़ पढ़ ली तो आप MP और CP का रेशियो निकाल सकते हो कि नहीं?
डाल सकते हैं जी। MP बाई CP प्रॉफिट हो रहा है जी 19%, 100 + 19 इसके सामने, डिस्काउंट 15 का तो 85 इसके सामने। अब ये क्या बोल रहे हैं, देखो कॉस्ट प्राइस आ गया, मार्केट प्राइस आ गया, सब कुछ आ गया। अब ये कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस के अंदर कुछ चेंजेस कर रहे हैं, है ना। ये बढ़ गया, ये घट गया, इतना डिस्काउंट दे दिया। और ये हमसे पूछ क्या रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं कि भैया नया प्रॉफिट बताओ। तो मुझे एक बात बताओ, प्रॉफिट डिपेंड किसके ऊपर करता है? प्रॉफिट डिपेंड करता है SP बाई CP। खरीदा कितने में, बेचा कितने में, कितने गुणा में बेचा भाई, कितने % ज़्यादा में बेचा। तो मैं इंटरेस्टेड हूँ SP बाई CP में। तो देखो एक्चुअल में कॉस्ट प्राइस क्या है 85, लेकिन ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं इफ द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीज बाई 12%, तो मैं बढ़ा दूंगा 12%, क्या ही दिक्कत है। मैं अगर एग्जाम में सोल्व कर रहा होता तो मैं यहीं पर बढ़ा देता, इस MP को SP में बदल देता, लेकिन समझाने के लिए अलग कर रहा हूँ। तो कॉस्ट प्राइस हो गया नया 85 × 1.12, 12% बढ़ा रहे हैं, तो ये नया कॉस्ट प्राइस मैंने लिख दिया। यहाँ पर मैं नया सेलिंग प्राइस लिख दूंगा, दिक्कत ही क्या है। तो मार्केट प्राइस कितना है, मार्केट प्राइस 119 है, तो मार्केट प्राइस अगर 119 है तो नया मार्केट प्राइस कितना है, मार्केट प्राइस बढ़ गया भाई साहब कितना, 10%, यानी कि 11/10 गुणा। तो 11/10 कर लूँ, 1.1 किस गए, बाद में भी करना पड़ेगा, 11/10 कर दिया। तो ये मार्केट प्राइस है फिलहाल, ये मत सोचना ये SP है। मार्केट प्राइस को वो 15% डिस्काउंट दे रहा है। अगर मैं मार्केट प्राइस को 15% कम करूं तो आएगा सेलिंग प्राइस, तो कर देते हैं 15% कम, यानी कि 85/100, यानी कि 17/20। तो अब ऊपर सेलिंग प्राइस आ गया इस सारे को मिलाकर, ये सारा सेलिंग प्राइस है और ये सारा कॉस्ट प्राइस है, SP बाई CP हो गया। बस तो ऐसे करना होता है। मैं यहीं पर 119 और 85 है ना, यहीं पर मैं चेंज करता है एक्चुअल में, बस एक स्टेप के अंदर आपका उत्तर आ जाता। अब आप भी ऐसे ही करोगे आगे से। ठीक है जी, 2 0 से हमने ये 2 पॉइंट काट दिए और अब देखते हैं कैसे कटेगा। 17 5 85, यहाँ पर 112 है, 112 7, 17 7 भी, हाँ ये 7 से काटोगे तो 17 पर जाएगा, 7 से कितने पर जाता है, 16 7 होते हैं ना, हाँ तो 12, ठीक है। तो 5 और 2 को मिलाकर 10 बन जाएगा, नीचे बन जाएगा जी 160, ऊपर 17 × 11 बन जाएगा 187। SP बाई CP ये है, फ़ायदा कितने का हो रहा है, 27 का। कितने पर मेरे भाई, 160 पर, तो 27 का फ़ायदा 160 पर, यही इन्होंने पूछा है। तो 27/160 गुणा में 100, ठीक है। 0 से 0 गया, काट दूं, 2 8 2 5 135/8, 8 एकम 8, 5 और 5 बच गया, तो ये हो जाएगा 8, ठीक है। 7/8, 7/8 होता है 87.5, तो 0.875, 16.875, ऑप्शन डी। क्लियर है? कुछ मुश्किल था क्वेश्चन में? बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था, बहुत ही ईजी था, एक स्टेप के अंदर हम कर सकते थे। और आगे से आप करोगे, जब आप इनकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत क्लैरिटी होगी, जब आप इनको रिवाइज करोगे इन्हीं चीज़ों को। सिलेक्शन के लिए रिवीजन के अलावा आपके पास कोई चारा ही नहीं। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे, मैं बोल रहा हूँ, मैं लिख कर दे सकता हूँ, आपका सिलेक्शन नहीं होगा बिना रिवीजन के। आप जितने ज़्यादा रिवीजन करोगे उतनी ही आपकी रैंक इंप्रूव होगी। आपने 5 रिवीजन कर लिए, अब आपको ये लग रहा है कि 5 रिवीजन हो गए, बहुत हो गए, नहीं, क्या आपकी रैंक नंबर 1 आएगी अभी 5 रिवीजन में? अगर आपको लग रहा आएगी तो ठीक है, फिर तो क्या ही इंप्रूव करोगे। अगर आपको लग रहा है कि नहीं बढ़िया है, 5 रिवीजन कर लिए, सिलेक्शन तो हो जाएगा, रैंक इंप्रूव करनी है, 6 कर दो, और इंप्रूव करनी है, एक और कर दो, और इंप्रूव करनी है, एक और कर दो। आप 20 भी रिवीजन करोगे तो भी मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप पागल हो इतना रिवीजन कर रहे हो, मैं बोल रहा हूँ कि परफेक्ट काम कर रहे हो, तबाही मचा के आओगे। अगर आप तलवारबाजी ले लो, अगर आप तलवारबाजी की जितनी प्रैक्टिस करोगे और मान लो आपका मुकाबला है, तो ये है क्या कि मैंने 2000 बार प्रैक्टिस कर लिया तो और अब मैं क्या इंप्रूव होऊंगा? क्या आप बेस्ट बन गए तलवारबाजी में वर्ल्ड के? नहीं बने। आप 2000 की बजाय 20,000 बार जब प्रैक्टिस करोगे एक मूव की, तो सामने वाले की धज्जियां उड़ा दोगे। क्यों? क्योंकि वो 20,000 से कम बार प्रैक्टिस करके आया है। अगर वो 50,000 बार प्रैक्टिस करके आया तो वो आपकी धज्जियां उड़ा देगा। रिपीटिशन के बिना, रिवीजन के बिना सिलेक्शन पॉसिबल ही नहीं है। जितना रिवीजन करोगे उतना बेटर है, उतनी बढ़िया रैंक आएगी। अगर बहुत भयंकर रिवीजन करोगे, बहुत बार रिवीजन करोगे, तो अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर इंटरव्यू देते ही मिलोगे। कहीं पर भी इंटरव्यू दे दो, हमें इतना फर्क नहीं पड़ता, बट इंटरव्यू दो, सिलेक्ट हो, बढ़िया रैंक लेकर आओ, अपनी सीट पक्की करो। देखो जी,
इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 4% डिस्काउंट देन देर इज अ लॉस ऑफ 20%। ओके, अगर 4x% डिस्काउंट देते हैं तो इतना लॉस है। तो यहाँ से मैं एमपी और सीपी का रेशियो निकाल सकता हूँ कि नहीं? डिस्काउंट मिल गया, प्रॉफिट या लॉस मिल गया, ठीक। और ये बोल रहे हैं कि अगर x% डिस्काउंट दे दें तो इतने का प्रॉफिट होता है। तो एमपी और सीपी का रेशियो तो मैं यहाँ से भी निकाल सकता हूँ। आप बोलोगे जी हाँ, और ये सेम ही सिचुएशन है। आर्टिकल का कुछ कॉस्ट प्राइस होगा, कुछ मार्केट प्राइस होएगा, है ना। सेम आर्टिकल की बात कर रहे हैं। इतना डिस्काउंट दे दूँ तो इतना लॉस हो जाता है, इतना डिस्काउंट दे दूँ तो इतना फ़ायदा हो जाता है। तो यहाँ से भी एमपीसीपी का रेशियो निकाल सकते हैं, यहाँ से भी एमपीसीपी का रेशियो निकाल सकते हैं। तो इक्वेट कर देते हैं। ऊपर वाली सिचुएशन के हिसाब से एमपी और सीपी का रेशियो क्या आएगा, मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो क्या आएगा। डिस्काउंट है जी 4x का, तो 100 - 4x, और लॉस है 20% का यानी कि 80। अगली सिचुएशन के हिसाब से इनका रेशियो क्या आएगा। प्रॉफिट है जी 25 यानी कि 100 + 25, डिस्काउंट है x का यानी कि 100 - x। बस इनको इक्वेट कर दो। 5 से कट रहे हैं 16, 25। इनमें से एक आधी स्टेप आप मेंटली भी कर सकते हो। 1600 हो गया, 2500 हो गया, ऐसे करके 1600, 2500। लेकिन मैं आपको लिख के बता देता हूँ। 100 - x को ऊपर लेकर जा रहा हूँ। 1600 - 16x इज इक्वल टू, मेंटली करोगे तो बढ़िया आपके लिए। 100x थोड़ा सा केयरफुली करोगे, लेकिन आपकी कैलकुलेशन इंप्रूव होती है मेंटली चीज़ों को करने से। 100 को इधर लाऊंगा तो 100 - 16 84x इस इक्वल टू, अगर 1600 को उधर लेकर जाऊंगा तो 900। x की वैल्यू आ गई 900 डिवाइडेड बाई 84, ये x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो ठीक है जी, 9 से तो ये कट नहीं रहा, 6 से कटेगा, 7 से ऊपर वाला नहीं कट रहा। 14 × 84 होता है, तो 12 से तो कट जाएगा ना। 12 × 7 = 84, और 12 × 7 = 84, 12 × 5 = 60, 75/7, 7 × 2 = 70, 10 5/7, और ये 5/7 क्या होता है भाई, 14 का पढ़ा आएगा। 14 पंडे 70 का डबल यानी कि 71.40, तो 10.7140 ऑप्शन है। ठीक है, दैट्स इट। मज़ा आ गया यार, आज तो पता ही नहीं चला। उम्मीद है आपको भी पता नहीं चला होगा। तो मेन बातें मैं आपको बता चुका हूँ भाई साहब। जितना रिवीजन करोगे ना आपके लिए कम है। ठीक है, आप हो एक कमरे में, आप ये देखो कि उस कमरे में आप हो और आपका सिलेबस है। जो सिलेबस मैं आपको करवा रहा हूँ वो कंप्लीट है, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं। आपकी आपके सिलेबस से लड़ाई है। पेपर से पहले उसे जितना लड़ लोगे, उसे जितना पीट लोगे, मारो उसे, घुसे, बार बार रिवाइज करो, तोड़ डालो सारे सवालों को, जितने अच्छे से उसे पीट के रखोगे। लिटरली किताब को पीटना नहीं है, फट जाएगी। मतलब कहने का क्या मतलब है, उसको बिल्कुल ध्वस्त कर दो कि भाई तू मेरे लिए आगे कुछ नहीं है। जो मैं आपको सिलेबस दे रहा हूँ उसको पूरे को रट डालो, समझ डालो, रिवाइज। वैसे रटना नहीं है, समझना है। एक आधी रटने की चीज़ें वो रटनी है। मतलब उसको आप जितने अच्छे से कॉन्कर कर लोगे, आपकी माउंट एवरेस्ट वही है आपके लिए, वही आपका पहाड़ है। उसको अगर आप कॉन्कर कर लोगे, मैं बोल रहा हूँ एग्जाम में तबाही मचा के आओगे। ठीक है, अगली क्लास में मिलते हैं।